अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, चुनाव खत्म हुआ। ऐसी उम्मीद थी कि कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में राजनीति शांत रहेगी, लेकिन ये चुनाव प्रदेश है, यहाँ शांति कहाँ हो सकती है। तो जाति की लड़ाई उत्तर प्रदेश में फिर से लौट आई है और इस बार दो खासकर जातियाँ टारगेट में, एक ओबीसी जिसको बीजेपी किसी तरह साधना चाहती है और विपक्ष ब्राह्मण कम्युनिटी जो तकरीबन 13 से 14% माने जाते हैं, उनको भी मनाने और पटाने की कोशिशें हो गई और माता प्रसाद पांडे को समाजवादी पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष बना दिया। पीडीए की राजनीति करने वालों ने अब बी को जोड़ने का इंतजाम कर दिया है। क्या इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति बदलेगी? यूपी है, यहाँ कुछ भी संभावना है। आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, कल आपने देखा होगा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे यानी अपने वन ऑफ द मोस्ट सीनियर लीडर जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उनको नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव ने अपनी गद्दी दी विधानसभा में। ये बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन रहा है, बड़ा विस्मयकारी निर्णय माना गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक इनकी राजनीति को प्रमुखता से करते हुए उन्होंने अभी लोकसभा चुनाव में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। इससे ये माना जा रहा था और इससे ये प्रतीत हो रहा था कि कहीं ना कहीं वो पिछड़े और दलितों की राजनीति को सेंटर स्टेज पे रख के ही पार्टी आगे बढ़ रही। लेकिन बहुत आश्चर्यजनक तरीके से अखिलेश यादव ने कंप्लीट यू टर्न मारते हुए ब्राह्मण कम्युनिटी के एक बहुत सीनियर लीडर को, जो उनकी पार्टी की लॉयल, वफादार और पुराने समाजवादी हैं, माता प्रसाद पांडे, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नियुक्त कर दिया। ये बहुत सरप्राइजिंग रहा, क्योंकि माना जा रहा था कि कोई दलित कम्युनिटी से किसी को बनाया जाएगा, शिवपाल यादव बनाए जा सकते हैं, इंद्रजीत सरोज का भी नाम चल रहा था, राम अचल राजभर का भी नाम चल रहा था। लेकिन इन सब के इतर माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने एलओपी बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन। ये एक बेहद महत्वपूर्ण पद होता है, वो भी तब जब सदन के नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, उनके मुकाबले के लिए आपको कोई बड़े कद का नेता देना होता है। ऐसे में ये महत्वपूर्ण ओहदा मिला है माता प्रसाद पांडे को। जिस कम्युनिटी से वो बिलोंग करते हैं वो है ब्राह्मण्स। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन ये कम्युनिटी 13-14% के आसपास है, जो परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स माने जाते हैं। लेकिन इस बार वोटिंग पैटर्न में कुछ बदलाव था। बदलाव इस दृष्टिकोण से था कि अपोजिशन ने जहाँ जहाँ स्ट्रांग ब्राह्मण कैंडिडेट्स दिए, उनको वहाँ पर ब्राह्मणों के वोट मिले। ये कई जगह जैसे बलिया वगैरह इसकी मिसाल के तौर पर देखा गया कि वहाँ अच्छे खासे वोट उन्हें मिले। भदोही में भी समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के प्रत्याशी को लड़ा, वहाँ भी अच्छे खासे वोट मिले। जीत भले नहीं हुई, हारे, लेकिन वोट अच्छे मिले। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ब्राह्मण समाज पीडीए के साथ जुड़ेगा? दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक इनके साथ क्या बी जुड़ेगा या पीडीए में B+ होगा? और अगर होगा तो क्या समाजवादी पार्टी इस कम्युनिटी को उसका चुनाव के दौरान टिकटों के बंटवारे में उतना शेयर देगी? ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दरअसल एक धारणा बनी हुई है कि ब्राह्मण समाज वर्तमान सरकार के कामकाज को लेकर कुछ नाराज रहता है, कुछ असहज रहता है। यहाँ जातिवाद की बहुत बातें इस प्रदेश में होती हैं, ऐसे आरोप लगे हैं। अब अपोजिशन को लगता है कि इस कम्युनिटी को तोड़कर हम अपने साथ शामिल कर सकते हैं, जैसे हमने ओबीसी की मौर्य, कुशवाहा, पटेल और शेड्यूल्ड कास्ट में पासी कम्युनिटी को जोड़ने में कामयाबी हासिल की। इज इट पॉसिबल, क्या ये संभव है कि ब्राह्मण कम्युनिटी अपोजिशन के साथ जाए? अपोजिशन से मेरा तात्पर्य समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से। अगर आप इस कम्युनिटी के थोड़ा से अभी रिसेंट हिस्ट्री पे जाएं तो 2007 में जब मायावती बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन का संदेश लेकर आई थी, उस वक्त नारा भी चला था और ब्राह्मण कम्युनिटी को सतीश चंद्र मिश्रा और तब ब्रजेश पाठक और मायावती के विज़न के वजह से इस कम्युनिटी का बहुत बड़ा वोट शेयर मायावती को मिला और 2007 में वो सरकार बनाने में कामयाब रही। तब ये माना गया कि एक बहुत बड़ा सामाजिक गठजोड़ मायावती ने किया है और वो सोशल इंजीनियरिंग की एक बहुत बड़ी मसीहा के तौर पर उभर कर 2007 में आई थी। जो पुराने लोग हैं उन्हें याद होगा कि उनको एशिया की लेकर लेडी बराक ओबामा तक का दर्जा समाचार पत्रों ने दिया था।
और ब्लैक रेवोल्यूशन के नाम पर भी कुछ अंग्रेजी के कुछ विदेशी पत्रिकाओं ने लेख भी बड़े बड़े प्रकाशित किए थे और एक बड़ा सामाजिक परिवर्तन के तौर पर 2007 में देखा गया था। लेकिन 2012 आते आते बीएसपी से वो तबका हटा, ब्राह्मण समाज 14 में फिर वो बीजेपी के साथ चला और उनका निरंतर सफ़र अभी जारी है। आज भी इस कम्युनिटी का लॉयन शेयर, बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ है। पर क्या वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, क्या ब्राह्मण कम्युनिटी को वापस अट्रैक्ट करने में अपोजिशन कामयाब होगा? ये एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सामान्य तौर पर समाजवादी पार्टी को इस कम्युनिटी का वोट कम मिला है या जहां प्रत्याशी खड़े करें सिर्फ वही मिलता है। लेकिन बीएसपी को इनका वोट पूरा कन्वर्ट हुआ था 2007 में, इसमें कोई दो राय नहीं, और एक बड़ा हिस्सा उनको 2009 में भी मिला था। अब जब से माता पांडे को अखिलेश यादव ने एलओपी बनाया, मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा की बड़े स्ट्रांग रिएक्शन आए। उनका ये तो कुछ नहीं देंगे आपको, ये कभी नहीं दिए हैं, और बीजेपी तो कभी नहीं देगी, बड़ी जातिवादी पार्टी है। हमने दिया है, सिर्फ हमको दोबारा से वोट दो और हम ही ब्राह्मणों के लिए कुछ करेंगे। सरप्राइजिंगली मतलब इस तरह का मूव आया, क्योंकि अभी समाजवादी पार्टी ने कुछ बोला नहीं था, लेकिन इस मूव के कारण आज मायावती और सतीश चंद्र मिश्रा ने बड़े आक्रामक रिटन स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर जारी किए। तो अब क्या ब्राह्मणों के पास, अगर बीजेपी से हटते हैं तो उनके पास दो विकल्प हैं। पहला, अपोजिशन में सपा और कांग्रेस, और दूसरा जिसको पहले ट्राई कर चुके हैं, बीएसपी। लेकिन बीएसपी के साथ इन दिनों एक बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है। ये पार्टी अपने बड़े बुरे दिनों से गुजर रही है। अपने मूल वोट बैंक को बचाना इसके लिए चुनौती है। लिहाजा ब्राह्मण कम्युनिटी इनके साथ अभी शिफ्ट होगा, इस पर बड़ा संदेह है। संदेह ये है क्योंकि जो जीतता है, अधिकांश जो फॉरवर्ड कम्युनिटी होती है उनके साथ जाती, जो पार्टी जीत रही होती। कोई हारने वाले प्रत्याशी पर दांव नहीं लगाता है। अब देखिए, ये तो हुई ब्राह्मण पॉलिटिक्स। अब आइए कि बीजेपी को ये बात समझ में आ गई है कि वो हारी क्यों थी 2024 में। ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी फैक्टर की वजह से। उसमें भी कौन? मौर्य, कुशवाहा, पटेल, कुर्मी, और शेड्यूल कास्ट में पासी कम्युनिटी। पासी बिरादरी से समाजवादी पार्टी पर 5 एमपी हैं, इवन अयोध्या भी उनके पास है। अब ये कम्युनिटी मर्ज हो गई है कहाँ? सपा में। अब लगता है बीजेपी को कि ओबीसी कैसे भी बचा के लाओ। उनमें कुर्मी भी बचाना है, मौर्य कुशवाहा भी बनाना है, शाक के सहनी भी बचाना है, और मोस्ट ओबीसी में राजभर निषाद कम्युनिटी को भी साधना है। आज बीजेपी ने ओबीसी सम्मेलन किया, मुख्यमंत्री भी शामिल हुए, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए, सभी इंपॉर्टेंट लीडर्स उनके गए। तो बीजेपी किसको साध रही है कि ओबीसी को अपने पास लाओ। क्यों? क्योंकि कांड हुआ है अभी। समाजवादी पार्टी को क्या लगता है कि इतना तो पीडीए बन गया है, ये 14% वाले का कुछ हिस्सा अगर मिले तो हम विधानसभा में कुछ मैजिक कर सकते हैं। यानी जाति की लड़ाई यूपी में फिर से लौट आई। आज चर्चा इसी विषय पर, कुछ स्टेटमेंट। मेरी अपनी ताकत का एहसास होना चाहिए, और ये ताकत हमारी है एकजुटता का। विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के संकल्पों के साथ जुड़ करके हम कार्य करेंगे तो इसमें न केवल ओबीसी समाज की बल्कि सर्व समाज की, और सर्व समाज के माध्यम से भारत के साथ साथ विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग इसके साथ जुड़ा हुआ है। माननीय अखिलेश जी से हम मिले थे, इस बारे में मेरी राय पूछी थी, तो हमने सब उन्हीं को ऊपर डाल दिया था और हम घर चले गए थे। उन्होंने बुलाया मुझे और बुला के कहा ये जिम्मेदारी आपको दी जा रही। श्री अखिलेश यादव जी की असलियत जनता के सामने आ गई है। पीडीए मतलब बहुत बड़ा धोखा है, और हम आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी का व्यक्तिगत तौर से बहुत सम्मान करते हैं। वो नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी का असली चेहरा सामने आ गया। आदरणीय माता प्रसाद जी एक बहुत ही राजनीतिक विद्वान हैं और एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है उनका। उन्होंने इस सदन को 2 बार अध्यक्ष के रूप में भी अलंकृत किया। तो ऐसे अनुभवी व्यक्ति को अगर अखिलेश यादव जी ने बनाया है तो मैं मानती हूं कि उनका सही निर्णय है।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ मनोज उपाध्याय हैं, यूपी में बीजेपी के लीडर हैं। अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। डॉक्टर एमएच खान बहुजन समाज पार्टी के फॉर्मर नेशनल स्पोक्स पर्सन और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार, और अभिषेक मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। और वीरेंद्र जी भी हैं हमारे साथ। धन्यवाद मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अभिषेक मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, और मेरा पहला प्रश्न है आपसे कि क्या आपकी पार्टी ने ऑफिशियली अब ये डिसाइड कर लिया है कि पीडीए के साथ आप B+ करेंगे, और इसके लिए कोई कार्य योजना बनी है आपके यहाँ? होगा जब पीडीए की स्ट्रैटेजी की घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की थी, और ये बहुत पुरानी बात कर रहा हूं, चुनाव से काफी पहले की, उस समय भी ये सवाल आया था कि ये क्या है। उस समय भी उन्होंने कहा था कि एक बहुत बड़ा अगड़ों का वर्ग, जो इसमें अल्पसंख्यक का वर्ग है, बाकी जो आदिवासियों का वर्ग है, हम सबको जोड़ करके, उनको इकट्ठा करके, उत्तर प्रदेश में सबकी बात करके, सबको साथ लेके चल करके, जो सोशलिज्म का थॉट था, जो सोशलिज्म महात्मा गांधी से का जो ओरिजिनल थॉट इंडियन सोशलिज्म का है, आपका लोहिया जी का थॉट है, जनेश्वर मिश्र जी का थॉट था, मोहन सिंह साहब का था, उनको पकड़ करके समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। माननीय नेताजी ने जिंदगी भर उस पर काम किया, माननीय अखिलेश जी ने वही सीखा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को वही सिखाया है, उसी पे हम काम कर रहे हैं, सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं। कमाल की बात यह है, जब हम बाकियों की बात कर रहे थे, अभी पीडीए की बात चल रही थी, तो लोगों को उस पर ऐतराज था। तब वो कहते थे कि आप तो इनको नहीं पूछते, आप उनको नहीं पूछते। अब जब उसको सम्मिलित किया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी जगह, जो स्वयं लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद था, जो स्वयं उनके पास था, उस पद को देकर के अगर उन्होंने उसको दे दिया है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा आपने उनका केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान सुना होगा। उन्होंने ये बात कही है कि पीडीए को धोखा दिया है समाजवादी पार्टी ने। मैंने इसीलिए बात वहां शुरू की ब्रजेश जी, कि पीडीए की डेफिनेशन में ही अगड़े इंक्लूडेड थे, पहले दिन से इंक्लूडेड थे। आपके पास पहले दिन की भी क्लिप होगी, जिस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय के ऑडिटोरियम से वो बात रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। उस दिन भी ये सवाल उठा था, और उस दिन भी उन्होंने यही जवाब दिया था कि पूरी तरीके से इसमें अगड़े, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो है, उत्तर प्रदेश सबका है, सबको साथ लेके चलना है। तो ये पीडीए में भी कहां से आया? ए का क्या मतलब अगड़ा है, या ए का मतलब अल्पसंख्यक है, या ए का मतलब आदिवासी है? आप तो कंफ्यूज कर रहे हो, थोड़ा सबको कंफ्यूज कर रहे हो। नहीं, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रहा। तीनों अर्थ है। असल में है क्या, ये सिर्फ एक नॉमेनक्लेचर है, हमें नॉमेनक्लेचर पे नहीं जाना। नॉमेनक्लेचर तो एक कैटेगराइजेशन है। तो हम या तो PD3A कर दें उसको, PD3A कर दें, कुछ ऐड ऑन करें जी, PD3A कर दें। आप बिल्कुल PD3A कर दीजिए, तो आप ऑफिशियली अनाउंस करो ना, कर दीजिए, टू द होल पावर ऑफ 3 कर दीजिए, जो आपको उचित लगे बिल्कुल कर दीजिए। पिछड़ों की राजनीति करने वाले, दलितों की बात करने वाले, अल्पसंख्यक कम्युनिटी की आवाज उठाते उठाते अब आपको इधर अपर कास्ट में ब्राह्मणों की याद कैसे आ गई? ब्रजेश जी, मैं तो हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी तो कोई है ही नहीं। ये तो हमारे ऋषियों की परंपरा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की जो बात लिखी गई, आप हमारे कोई ग्रंथ उठा के देख लें, चाहे प्रभु श्री राम की बात हो रामचरितमानस में, रामायण में, चाहे प्रभु श्री कृष्ण की बात हो, भागवत पुराण हो, सब में लगातार सबको जोड़ करके, इकट्ठा करके, हर वर्ग को साथ लेके चलने की बात हुई है, और समाजवादी लोग सबको साथ लेके चलते हैं। थैंक यू अभिषेक जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मनोज उपाध्याय उत्तर प्रदेश में। और ये बताइए कि क्या हमको नहीं करना चाहिए? हमें अधिकार नहीं? अगर हम अपना लीडर ऑपोजिशन किसी एक को बनाते तो क्या दूसरे की बात मुझे कोई आपत्ति नहीं? ये कैसी बात हो गई? मुझे कोई आपत्ति नहीं, तो बहुत अच्छा। आप पीडीए के नेतृत्व में आगे बढ़े थे, तो आपने अपनी विचारधारा में कुछ जोड़ा है, कुछ घटाया है, तो सवाल तो आपको पब्लिक लाइफ में फेस करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल करेंगे। हमने पहले से जोड़ के चल रहे थे। मैंने आपको कहा, ये गांधी का जो सोशलिज्म था, लोहिया जी का जो, मैं मनोज उपाध्याय जी को आमंत्रित करना चाहता हूं, बीजेपी के लीडर हैं मेरे साथ। धन्यवाद अभिषेक जी, प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। मनोज उपाध्याय बीजेपी के लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। ये तो अभी तक तो पिछड़ा उठा ले गए आपके यहाँ से, दलितों का बड़ा हिस्सा उठा ले गए। अब वो अभिषेक जी की जो कम्युनिटी है उस पर भी निगाह ये लोग गड़ाए हुए हैं। ये क्या तो हो रहा है? आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? देखिए ब्रजेश जी, हम नहीं, ये सब उठा ले जाएंगे तो बचेगा कौन आपके पास?
इसके पहले अगर आप चैत्र में जाइए अखिलेश समाजवादी पार्टी के, सबसे पहले इनका नारा था MY फैक्टर। पहले इनका नारा था MY फैक्टर। MY मतलब आप भी जानते हैं, हम भी नहीं, मैं जानते नहीं हैं, पूरा जानता, वो मुझे जानता थोड़ा है, enlighten हमारे करो। मित्र हैं वो भी बताएंगे। पहले जब नया नया शुरुआत हुआ था ये MY का जो फैक्टर लगा के राजनीति करते थे, तो चंद Y के चक्कर में रह गए, M को धोखा दे दिया। पहली चीज़ है। ब्राह्मणों की बात अगर आ रही है तो इसके पहले आप देखिए, एक अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव के पहले आपने देखा होगा किस तरह से एक कमेटी बनाई थी ब्राह्मणों के वोट को लेने के लिए। उसमें भी माननीय माता प्रसाद पांडे जी बड़े योग्य लीडर हैं, हमारे जिले के रहने वाले, हम लोग काफ़ी सम्मान आप वेलकम करते हो उनको नेता प्रतिपक्ष बिल्कुल बनाने? वेलकम करते हैं, तो स्वागत कहिए, आप करते हैं। स्वागत करते मैं हैं। कह रहा हूँ माता प्रसाद पांडे जी का स्वागत करता हूँ, बहुत योग्य नेता हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब रह गई बात तो समुदाय। नाराज किस बात पे हो? मैं नाराज नहीं हूँ, कभी भी नाराज नहीं हूँ। मैं इस बात से लेकर आ रहा हूँ भाई जिस तो तरह वो से- ब्राह्मणों की स्टेडियम में आके मैच खेलना चाहते हैं, आपको एतराज है कोई? नहीं, मुझे ऐतराज नहीं। ब्राह्मण समुदाय इसके पहले भी आके खेले थे मैच। अच्छा। 2022 के पहले आपने देखिए भगवान परशुराम जी के साथ, और हमारे में जो अभी हमारे काबिल मित्र समाजवादी पार्टी के बोल रहे हैं, ये भी उसमें शामिल थे उस कमेटी में। उसके बाद भी गए थे बलिया में सम्मेलन, कहाँ सम्मेलन हुआ था, उसका रिजल्ट 2022 में आपने देखा होगा। ब्राह्मण इस तरह से थोड़ी ना आ जाएगा कि आपके कहने से, क्योंकि ब्राह्मणों का जो समुदाय होता है ये कहने के लिए खाली है कि लालीपाप आप देंगे, बच्चों को लालीपाप दिया जाता है चुप कराने के लिए, तो उसको लालीपाप मुँह में लेके ब्राह्मण थोड़ी ना चुप होंगे। आपने तो काफी ड्राई फ्रूट दिया है ब्राह्मणों को। नहीं, हमने कुछ नहीं दिया। हमने कुछ तो नहीं सबका दिया। साथ सबका विकास की बात किया है। सिर्फ ब्राह्मणों के लिए हमने कोई काम, हमने तो आप अखिलेश यादव जी के गांव में भी आप जाइए, आप से मिश्रा जी के गांव में भी जाइए, जितने हमारे पैनलिस्ट में बैठे सबके गांव में देखिए भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की योजनाएं चल रही हैं। हमने किसी योजना में हमने अच्छा, किसी यही आप हिस्सेदारी नहीं कहते कहते रह गए, वो ओबीसी उठा ले गए। किया। वो अलग चीज का विषय। मैं ओबीसी ऐसा तो जाने की नहीं बात- कि इधर ब्रजेश जी जाने फिर OBC कांड हो जाए। मैं वोट की बात ही नहीं। हमारी सरकार 140 करोड़ आबादी को माननीय प्रधानमंत्री जी परिवार मानते हैं, हमारे लिए सब बराबर। हाँ, कहीं हमारी चूक हुई, वही कहावत है पूर्वांचल का, सिगहर टूटे बिलारी भागे। एक बार टूट गया तो कहीं मिल गया तो चाहे जितना खा ले, अगर देखिएगा सामने रिजल्ट आएगा उनका। फिर तो वो ना अलग टूट चीज़ जाए, है। बिल्ली खा नहीं, जाए। नहीं, बराबर शिखर नहीं टूटता, आदमी सतर्क होता है। आप अयोध्या में आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा था, अभी जब जो है अयोध्या के लोगों से पूछे, वो आज भी पछता रहे हैं। हाँ? आज भी वो पछता रहे हैं कि हमने वोट गलत कर दिया। आज भी अयोध्या की जनता पासी से- बिरादरी को वोट दे के गलती कर दी। पासी बिरादरी के नहीं, हाँ। ऐसे व्यक्ति को वोट दे दिया जो श्री राम भगवान राम का नाम नहीं ले सकता। अभी हमारे मित्र रामचरितमानस की चर्चा करते हैं, वही रामचरितमानस जिसके पन्ने को जलाने का काम करते थे, आज उसके प्रति इनकी जो है वो आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो स्वार्थ की राजनीति है ना, दोहरा क्षेत्र ब्राह्मण है, पटेगा इनसे अखिलेश नहीं यादव पटेगा, का क्या जो होगा? दोहरा क्षेत्र है, ये जनता जानती नहीं है। तो ब्राह्मण पटेगा इनसे। ब्राह्मण बुद्धिजीवी है, 2022 का रिजल्ट आपने देखा होगा। ब्राह्मण ऑल समझ राइट, रहा है। प्रियंका गुप्ता जी, मुझे आप बताइए कि जाति की राजनीति वापस इस प्रदेश में शुरू हो गई है। बीजेपी चाहती है कि ओबीसी वो उनके पास आ जाएं। आज से सम्मेलन भी प्रॉपर शुरू हुए, और वो कटिया लेके अभिषेक मिश्रा जी की पार्टी बैठी हुई है, कांटा लगा के गोमती नदी में, कि फंसो फंसो ब्राह्मण फंसे। ये देखिए, और कहा किसकी राजनीति कर रहे थे ये? पीडीए वाली। अब इनको याद आए हैं, शंख याद आया। ब्रजेश जी, मैं भाई मुद्दों की राजनीति करिए, आप तो जाति की राजनीति कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो नो डाउट जातियों का जितना दबदबा है, वो सारी चीज़ें आप उसको नकार नहीं सकते। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस तरह से आज मैं समझती हूँ कि आज माता प्रसाद जी को बनाया गया है नेता प्रतिपक्ष, तो मैं समझती हूँ कि उनका कद भी देखिए, उनकी गरिमा भी देखिए, उनका पद भी देखिए, तो इन सारी चीज़ों में वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपीरियंस्ड हैं और पूरी तरीके से उनको जो है मैडम, उस आप पद समझिए, के मुझे उनकी काबिलियत पर कोई संदेह नहीं। जी राजनीति में काबिलियत की कोई वैल्यू नहीं होती, वैल्यू होती है आपकी कम्युनिटी की। ये एक निर्मम सच्चाई है, ब्रूटल ट्रुथ। इसे स्वीकार करने में कोई बुराई है? नहीं, इसको स्वीकार किया जा सकता है, पर इसके साथ में अगर मैं कहूँ कि अगर जातिगत जनगणना की बात अगर की जाए तो उसमें क्या बुराई है? जब जातिगत जनगणना की बात करते हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, तो प्रधानमंत्री जी क्यों पीछे हट जाते तो हैं? ये जो आपके अगर दोस्त लोग यूटर्न मारे हैं पीडीए से और सीधे कह रहे हैं बी को भी जोड़ेंगे, और अभी तो नई परिभाषा दे रहे हैं कि पीडी क्या 3A बोले थे, क्या बोले थे खान साहब? क्या आज आवाज नहीं निकल रही आपकी? 3A आवाज बहुत तेज निकलेगी। अच्छा ठीक है। अरे क्यों गुस्सा हो रहा है? रुक जाओ। हाँ प्रियंका जी बोलिए। देखिए, मैं समझती हूँ कि राजनीति में अगर आप कहेंगे कि ब्राह्मण को हटा दिया जाए तो वो संभव नहीं है। ब्राह्मण स्थापित है और ब्राह्मण को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा, पर साथ में जो विस्थापित है उनको भी तो साथ में लेके चलिए। सबका समन्वय रहेगा, सबका विकास रहेगा, तो सबका साथ रहेगा, ये तभी तो कह रहे आप हैं आगे बिल्ली की बढ़ेंगे। किस्मत से छींका टूटेगा अब नहीं। आप ये कहेंगे क्या शिका क्या बांध के रखे हैं? पहले होते थे छीका? ना, हाँ, पहले बांध के लोग रखते थे कि ऊपर जो दाल और हाँ छीका, रखते थे। अब की छीका न टूटेगा।
नहीं, इनसे पूछिए कि ये तो कहते हैं 4 जातियां हैं, एक किसान है, एक युवा है, एक महिला है, एक जो है बेरोजगार है, तो इन सब लोगों की बात कहाँ कर रहे हैं? आप इनको मजबूर कर रहे हो कि जाति की राजनीति करिए। लोग कहाँ करते हैं ये जाति की देखिए, मुझे लगता है कि ये तो धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल सही कहते हैं, ये तो धर्म की राजनीति करते हैं, ये तो फलों को भी बांट देते हैं। यही तो करते हो। नहीं, ये तो फलों को भी बांट देते हैं। ये तो आप बताइए, होटल को भी बांट देंगे। ये तो कहेंगे नाम लिखो उस पे। तो आप कंफर्टेबल हैं जो अभी आप नोट कर लो अपनी बारी, आप कंफर्टेबल हैं ये जो कर रहे हैं अभिषेक मिश्रा की पार्टी? देखिए, मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से स्वागत करते हैं इस निर्णय का और पूरी तरीके से समझते हैं कि वो मुद्दों को अच्छी तरीके से उठा सकते हैं। क्योंकि आपने भी नेता विधानमंडल दल उसी कम्युनिटी से बना रखा है। देखिए, मुझे लगता है कि मजबूरी से ज्यादा ये देखिए ना, देखो अब इनको थोड़ा सा मुस्कान लौटी कि कहीं तो सांस लेने का मौका। देखिए, आपको तो पता ही है कि हमारे पास 2 विधायक हैं। विधानमंडल होता है, भले 2 लोग का हो। वही चीज मैं कह रही हूँ, हमारे पास विधानमंडल में 2 नेता हैं, उसमें से एक जो महिला भी हैं और साथ में आदरणीय उनका एक्सपीरियंस है और उनका एक्सपीरियंस है। आपने काबिलियत पे जाइए ना। काबिलियत पे कभी कोई बात नहीं। नहीं, काबिलियत है उनमें। जातिवाद से ऊपर उठकर बात करूंगी कि काबिलियत पे मैडम, जो अपना चुनाव जीत के आए मैं उसको काबिल मानता हूँ। बिल्कुल। यहाँ मोहल्ले का चुनाव दुबे जी जीतना कठिन है। कोई आदमी सोचिए 10 लाख लोगों के मत से जीत कर आता है, कोई मामूली बात थोड़ी, बड़ी बात है। मैं एमएच खान साहब को आमंत्रित करता हूँ, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन है बीएसपी के और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये आज मैंने मायावती जी का और सतीश चंद्र मिश्रा जी का ट्वीट पढ़ा, आपने भी देखा होगा। अब वो कह रहे हैं कि ये सपा वाले तो कभी नहीं दिए हैं, ये तो बड़ा अत्याचार किए हैं, और बीजेपी वाले तो इनकाउंटर करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, तो आओ हमारे पास वापस। लौटेगी ये कम्युनिटी? देखिए, सारी कम्युनिटी लौटेंगी, इसलिए कि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने किया 2014 में कि 15-15 लाख रुपया तुम्हारे खाते में जाएगा, नहीं गया, वही पीडीए वाले कर रहे हैं। अब पी का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, ए का मतलब कहाँ है? कहीं मुसलमान शब्द आ रहा है? अरे सर, ये बताओ मुझे एक सेकंड। नहीं, कहीं नहीं आ रहा जी। ये आज पहली फुर्सत में सुबह 9 बजे मैंने सतीश चंद्र मिश्रा का ट्वीट देखा। किसी मुद्दे पर उनकी राय तो आती नहीं थी। आज इस मुद्दे पर उनका सोशल मीडिया पर लंबा लेख लिखा उन्होंने। जी, चलिए ठीक है। उन्होंने अपने मायावती के शासनकाल में जो ब्राह्मणों को सम्मान मिला वो किसी के शासन में नहीं मिला, ये सही बात है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूं, पीडीए, पी माने दलित, पी माने पिछड़ा, पिछड़ों को धोखा दिया, किसी को नहीं बनाया। डी माने दलित, दलित को धोखा दिया, किसी को नहीं बनाया। ए फॉर अल्पसंख्यक, या एक फॉर आधी आबादी, ए फॉर आदिवासी क्या है? वो कह रहे हैं ए फॉर अगड़ा भी जोड़ो। अगड़ा भी जोड़ो तो जोड़ो ना। आपने किसी को देखिए, आप पूछो ना प्रोफेसर साहब से, नया फार्मूला लाए हैं। हम राजनीति, हम ही नहीं, पूरी दुनिया राजनीति करती है कि अपने समाज को किसी तरह से उत्थान कराया जाए। हमारे समाज को इन्होंने, ब्राह्मण कितने हैं, क्या परसेंट है? 13-14% है, और कुल इनको विधानसभा में 16% वोट मिला है ब्राह्मणों का, और मुसलमानों का कितना मिला है? 18 से 20%, 90% वोट मिला इनको। तो और मुसलमानों को सत्ता में भागीदारी नहीं दिया, और ये सत्ता में भागीदारी अगर नहीं देंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा इनको। मतलब? कोई, वो तो अभी विपक्ष में है। विपक्ष में क्या मतलब, अपोजिशन लीडर बना सकते थे। अच्छा। गाड़ी घोड़ा मिल सकता था, बंगला मिल सकता था, 10 लोगों को भला कर सकते थे। मुसलमान को देखना नहीं चाहते ये लोग। आप उनका वोट लोगे या उनको पद नहीं दोगे, आप अपने बन जाओगे पार्लियामेंट में, यहाँ बना दो पंडित जी को, और मुसलमान क्या थाली बजाए? आप विरोध कर रहे हो कि उनको नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल मैं मुसलमान को मिलना चाहिए था। मुसलमान को मिलना चाहिए, दलित को मिलना चाहिए, बैकवर्ड को मिलना चाहिए, किसी को मिलना चाहिए। मतलब आप अपने प्रदेश का अध्यक्ष बना दीजिए एक ब्राह्मण को, कौन मना कर रहा है? प्रदेश अध्यक्ष अपने ब्राह्मण को बना दीजिए। तब आप कहते कि मुसलमान क्यों नहीं बनाया? नहीं, हम अब भी कह रहे हैं, एक पद चाहते हो, मतलब कहीं भी तो एडजस्ट करो मुसलमान को। अरे भाई, कहीं तो बैठने की जगह दो। पहले दरी बिछाता था, अब कुर्सी लगाएगा। यही मुसलमान की औकात रह गई है। ये छलावे से वोट ले रहे हैं। आप मुसलमान आ जाओ, तुमको ये देंगे वो देंगे, और लॉलीपॉप थमा दे रहे हैं। आपने तो टेबल ही पलट दी। थैंक यू। मैं अनिल दुबे को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। ये माता प्रसाद पांडे को ये लोग बना दिए हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त है। एक योग्य आदमी को और बहुत ही वरिष्ठ आदमी को उन्होंने बनाने का काम किया। मैं माता प्रसाद जी को, देर आए दुरुस्त आए मतलब? अरे भाई, ये काम पहले करना चाहिए था। वो सीनियर आदमी है, 8 बार विधानसभा के सदस्य रहे हैं,
और स्पीकर रहे हैं। अपने वहां भी बना लो ब्राह्मण अध्यक्ष, अपने वहां भी बना लो ब्राह्मण अध्यक्ष। क्यों नहीं बना रहे हो? भूमिहार बना ही रखा, हमारे यहाँ तो रामाशीष राय जी हैं। अरे वो ब्राह्मण क्या वो नहीं, अरे आप डांट क्यों रहे हो इनको? आप डांटो, हम आपसे पूछ भाजपा की भाषा थोड़ी है, नहीं समाजवादी पार्टी की भाषा है। नहीं समाजवादी, अरे किसी योग्य आदमी को कोई मौका मिल गया तो उसमें काहे को दर्द है? नहीं, काहे नहीं योग्य आदमी हमको मिला? अरे क्यों नहीं हमको मिला? अरे वो बार हमने मजदूरी, क्योंकि आप मजदूरी नहीं दोगे। देखो खान साहब, जो बार मजदूरी करेंगे, उसकी योग्यता स्वागत नहीं करेंगे। हर चीज राजनीति के चश्मे से मत देखिए, हर चीज राजनीति के चश्मे से मत देखिए। इतना तो अभिषेक मिश्रा ने डिफेंड नहीं किया हो। ये देखिए, वो तो कुछ नहीं बोले। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी योग्य आदमी को बना दिया उसमें क्यों दर्द हो रहा है भाई? ये कहीं नहीं खड़े होंगे। अरे भाई किसी योग्य आदमी को बनाया तो योग्य आदमी क्या मतलब हमारा हिस्सा कहाँ जाएगा? आप ये चर्चा करो। कैसे कर दिया कि योग्य नहीं है मुसलमान? देखो खान साहब, आप कैसे कह दिया आपने कि मुसलमान योग्य नहीं है? आप मुसलमानों पर हमला कर रहे हो। हमने मुसलमानों पर हमला कर रहे हो। आप तो बेकार की आप हमला सब पे कर रहे हो। हम यहाँ कोई बात ही नहीं कर रहे। एक मिनट आप सुनोगे? मैं कह रहा हूँ मुझे हिस्सा चाहिए। अरे तो आप हिस्सा लो ना उनसे, जहाँ कर रहे हो आप तो हिस्सा लो। हमको जहाँ देना हम दे रहे हैं, हम तो दे रहे हैं। स्वागत कर रहे हो। नहीं हम उनका, आपको शर्म आनी चाहिए। अरे आप अपनी भाषा, अरे आप भाषा आपके गलत नहीं, भाषा अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता आदमी हो, आपके ऊपर। अरे आप बड़े नौजवान हो ना। नहीं भाषा, कबड्डी खेलते हो? नहीं कबड्डी खेलते ही नहीं। अरे आप कबड्डी खेलो, कुश्ती लड़ो, लेकिन भाषा संयमित रखो। भाषा शर्म नहीं, भाषा गलत नहीं है। नहीं भाषा संयमित नहीं है। आप बोलने दें, आप हमें बोलने दीजिए। अगर आपको किसी केवल जाति से चिढ़ है तो वो एक अलग विषय है कि आप उस जाति का अपमान करते रहो। लेकिन मैंने ये कहा कि वो वरिष्ठ आदमी है, अगर उनको कोई पद दिया है तो ये स्वागत योग्य है, क्योंकि उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। अब ये अलग विषय है कि समाजवादी पार्टी योग्यता पे कौन बहस कर रहा है? तो हमने तो योग्यता की बात की। हमने जाति पर बात की बात हो रही है। जाति पर घृणा आपको है, जाति की बात हो रही है। घृणा आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा हो रही है। आप जाति से घृणा करते रहो, आप जाति से घृणा करते रहो। मैंने उनकी योग्यता की बात कर रहा है, आप जाति की बात हिस्सेदारी की बात। अच्छा पहला राउंड रुक जाओ, आप कंप्लीट करो। देखिए वो आपको, अगर अब आप ना बोलिएगा, आपको किसी जाति से आपत्ति है तो वो एक अलग विषय है। आप अपना हिस्सा मांगिए, आप अपना हिस्सा मांगिए। आप जिसकी वकालत कर रहे हो उनसे अपना हिस्सा मांगिए। मैंने ये तो नहीं कहा कि उनको किसको नहीं बनाना चाहिए। अगर उन्होंने उनका कहना है कि भाई दलित पिछड़ा को नहीं वो बनावे, वो ये मांग कर रहे हैं, ये अपने यहाँ बनवावे, हम अपने यहाँ किसको बनावे। उन्होंने एक काबिल आदमी को बनाया, मैंने उसका स्वागत किया, खुले मन से स्वागत किया। अब ये अलग बात है कि उनको कितना अधिकार वो देते हैं। आज आप किधर से खेल रहे हो दुबे जी? नहीं मैं कहीं से नहीं, किधर से खेल रहे हो? मैं बिल्कुल निष्पक्षता से खेल रहा हूँ। मैं यहाँ अभिषेक मिश्रा ये परेशान है कि अब मैं क्या बोलूंगा। नहीं राजनीति सब तो आप ही बोल लिए। नहीं राजनीति के चश्मे से मत देखिए, ये अलग विषय है कि कोई समाज सेवा हो रही है। नहीं उन्होंने अगर बनाया है धर्मशाला थोड़ी, तो अब ये आप इस पर चर्चा करिए कि उनको अधिकार कितने देंगे, वो वहां रह करके क्या कर पाएंगे, वो अलग विषय है। लेकिन उनकी योग्यता पर मैं कोई प्रश्न चिन्ह आज आप दूसरे छोर से गए थे खेलने। मैं ब्रजेश शुक्ला जी को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। ब्रजेश जी धन्यवाद आपका। ये बीजेपी का ओबीसी प्रेम और समाजवादी पार्टी का अचानक ब्राह्मणों से मोहब्बत, ये क्या वाकई में वोट साधने की कोशिश है या फिर ये एक इत्तेफाक है? ब्रजेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद ब्रजेश जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। मैं अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित करता हूं। भाई अभिषेक जी देखिए, आरोप इस बात के लग रहे हैं कि आप जातियों की राजनीति में डूब गए हैं, आप मुद्दे छोड़कर जातियों पर केंद्रित हैं। ब्रजेश जी हम बिल्कुल जातियों पे केंद्रित नहीं हैं। हम आज की तारीख में आप अगर हमारा पूरा चुनाव प्रचार उठाएं, आप ये देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा के चुनाव के दौरान क्या कहा, आप ये चेक करिए पार्लियामेंट में उनकी स्पीचेस क्या हैं, आज भी उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें क्या कहा है। लगातार हम मुद्दों को उठा रहे हैं। हम जब बात करते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण खत्म करने का, संविधान बदलने का जो साजिश रची, 400 सीट मांग करके जो उन्होंने साजिश रची, उनके बड़े नेताओं ने कहा संविधान बदलना चाहते हैं, उस मुद्दे को हमने उठाया। हम आप याद करिए हमारी सारी स्पीचेस, आपने बहुत सारे डिबेट्स उस दौरान भी किए थे। हमने हमेशा ये मुद्दा उठाया कि और संविधान की बात किसी एक की नहीं है, वही संविधान मुझको भी ताकत देता है। जो संविधान
अगर मान लीजिए किसी मैं के फिर लिए से जानना आरक्षण का चाहता हूं सेंस है, कि किसी के लिए माता प्रसाद ज्योग्राफी का पांडे सेंस है, को किसी के लिए उसका रिलीजन एलओपी का पद दिए जाने पर ये आरोप लग रहे हैं कि आपने एक वर्ग विशेष की अनदेखी की है, मुसलमानों की अनदेखी की है और किसकी, पिछड़ों की, पिछड़ों दलितों की। एक सेकंड, खान साहब की आपने बात सुनी होगी। नहीं कि हम मुद्दे पकड़ के, हम बेरोजगारी को मुद्दा बना के, महंगाई को, अग्निवीरों के खिलाफ जो है साजिश हो रही है उसको मुद्दा बना करके नौकरियां। मैं पूछ रहा हूं आपसे ब्राजील पे सवाल, आप जवाब दे रहे हो मुझे न्यूजीलैंड पे। मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए अभिषेक जी, आप जानबूझकर मेरे प्रश्न को डाइवर्ट कर रहे हैं। आप पूछिए। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक कहां जाएं जिसकी डिमांड एमएच खान ने की, इनके इश्यूज को आप एड्रेस करने से क्यों बच रहे हो? पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, अब उसमें जो आपके आदिवासी हैं, उसमें आप जितने ए और जोड़ना चाहते हो, और पी से भी बाकी मल्टीपल हम पी की बात कर सकते हैं, डी से मल्टीपल डी की बात कर सकते हैं। सबका स्वागत है, समाजवादी पार्टी सबकी है, सबको साथ लेकर चलना चाहती है। प्रोफेसर एक बहुत बड़ा समुद्र है जिसमें सारे भाव मिलकर के भाव बनाते हैं, एक उसको लेकर के सिनर्जी का भाव बनाते हैं, उससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपने ब्राह्मण होने के नाते माता प्रसाद को ये एलओपी दिया है या फिर मेरिट पर दिया है? बिल्कुल 100% हमारे सीनियर लीडर हैं, 8-8 बार हमारे विधायक रहे, सांसद रहे, 2-2 बार स्पीकर रहे, सर्वमान्य नेता हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप कहीं किसी से बात करिएगा ब्रजेश जी, हर आदमी इज्जत के साथ उनका नाम लेता है, वो सबको प्यार की दृष्टि से, सिखाने की नजर से। तो ब्राह्मण होने के नाते नहीं, आपने मेरिट पर बनाया है। माननीय माता प्रसाद पांडे जी से 100% मेरिट पर बनाया है और हमारे सीनियर लीडर हैं, पार्टी का डिसीजन है। ऑलराइट अभिषेक जी, ब्रजेश शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, ये इत्तेफाक है जो कुछ समाजवादी पार्टी कर रही है और बीजेपी ओबीसी के लिए कर रही है, इत्तेफाक है या फिर कोई बड़ी रणनीति बना रहे हैं ये लोग? ब्रजेश शुक्ला जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ब्रजेश शुक्ला जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ओके, मेरा उनसे संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, मैं वापस उन्हें कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। मनोज जी, आप मुझे बताइए कि अभी उन्होंने कहा देखिए ब्राह्मण वर्ग होने की वजह से नहीं, मेरिट है इसलिए बनाया है, आप मेरिट का विरोध क्यों कर रहे हो? नहीं, हमने कहा, हमारे देखिए केशव मौर्य जी ने भी स्वागत किया, हम लोग भी स्वागत कर रहे हैं उनका। लेकिन तो कह रहे हैं धोखा हुआ पीडीए करने के साथ। पीडीए के साथ तो धोखा हुआ, धोखा देने का पुराना पेशा है। नहीं चाहते हैं, सुनिए, इन्होंने तो धोखा देना तो समाजवादी के रग रग में बसा है, उनका क्षेत्र है धोखा देना। किसको धोखा दिया है? किसको नहीं दिया? उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया। बताओ कि उन्होंने अपने पिता को धोखा दिया, माइक छीनकर उनको धोखा दिया, उनके पिता शिवपाल चाचा को धोखा दिया, उन्होंने एमवाई को फिर धोखा दिया, पीडीए को आज धोखा दे रहे हैं। अभी देखिए खान साहब ने बताया, आपके सामने है, धोखा देने ऐसे आप सोशल मीडिया को उठा के देखिए, वहाँ का एक बच्चे सोशल मीडिया आपको बताएगा। मैं आऊंगा अभिषेक जी मैं आपको, अभिषेक जी अभी आज योग्यता की बात कर रहे हैं, इसके पहले क्या योग्य नहीं थे? जब अखिलेश यादव विपक्ष के नेता बने थे तब भी उनकी योग्यता वही थी, लेकिन तब तो अखिलेश यादव के मन में नहीं आया कि चलिए हम माता प्रसाद पांडे जी को बना देते हैं, तब तो स्वयं आके आगे बन गए। तो इससे स्पष्ट होता है योग्यता को वही कर रहे हैं जो आप ओबीसी के लिए कर रहे हो। नहीं, हम ओबीसी के लिए नहीं कर रहे। आप सम्मेलन में आज हमारा प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और हर उसमें जो है साल जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी की। उन्होंने भी ब्राह्मण बना दिया मेरिट। नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं, आपत्ति बिल्कुल नहीं है, हम इसको नहीं करें। लेकिन जब एक राजनीतिक दल होने के नाते अगर वो किसी व्यक्ति विशेष को ठगने का काम कर रहे हैं तो उसको बताने का काम हम करेंगे। ब्रजेश शुक्ला जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। ब्रजेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बीजेपी ओबीसी को मनाने के लिए सम्मेलन शुरू कर दी है और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों के इर्द गिर्द बड़े मजबूत डोरे डाल चुकी है, ये इत्तेफाक है या फिर रणनीति? इत्तेफाक नहीं है, ये रणनीति है ब्रजेश जी, और ये बड़ी रोचक लड़ाई होने जा रही है 2027, अभी 2.5 साल देश है, और जो लड़ाई आपको दिखेगी ये लड़ाई जाति समीकरणों के इर्द गिर्द घूमेगी, उसी के इर्द गिर्द रहेगी। कौन किसके वोट बैंक में कितनी सेंध लगा पाता है, इसको लेकर के ये लड़ाई शुरू हुई है। अब ब्राह्मण के बहुत बड़े पैमाने पर बीजेपी के साथ गए थे और राम मंदिर के बनने के बाद काफी प्रभावित थे, तो ये प्रयास किया गया है। अब ये कितना सफल होगा ये कहना कठिन है, लेकिन ये एक रणनीति है। रणनीति के तहत बीजेपी भी चल रही है, रणनीति के तहत समाजवादी पार्टी भी चल रही है, और ये जो लड़ाई है तीखी होती चली जाएगी। और आपको अब रिसेंटली 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होने जा रहा है ब्रजेश जी,
क्या बीजेपी ओबीसी और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को आकर्षित करने में राजनीतिक रूप से कामयाब होगी? ब्रजेश जी सुन पा रहे हैं? आज कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम चल रही है, हम ठीक कराएंगे। प्रियंका जी मेरे साथ मौजूद हैं। ये क्या बाई इलेक्शन के चक्कर में हो रहा है? ब्रजेश जी सुन रहे हैं मुझे? देखिए मुझे लगता है हाँ, सुन रहा कि प्लीज कंटिन्यू। हाँ, क्या बताएं आप, क्या मैं ये पूछ रहा था कि रिसेंटली जो अभी होने जा रहे हैं, अभी कुछ वक्त के बाद बाई इलेक्शंस, क्या ओबीसी को मनाने के लिए और समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को आकर्षित करने में कामयाब होगी या अभी शुरुआत है? ये अभी शुरुआत है ब्रजेश जी। अभी क्योंकि बीजेपी को भी झटका लगा है और समाजवादी पार्टी एक नया प्रयोग करने जा रही थी, जिससे काफी पहले से जो पीडीए जो बनाया गया था उसमें इनका स्थान नहीं था, तो अब उन्होंने नया स्थान खोजा है, नई जगह दी है। तो अभी इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन असर अब धीरे धीरे होगा। अभी आगे पता चलेगा कि ये जो वोटें चली जा रही हैं, ये जो रणनीति चली जा रही है, क्या बैकवर्ड जो था, जो रूट गया था बीजेपी से, क्या उसके पाले में जाएगा? क्या ब्राह्मण बीजेपी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ जाएगा? ये प्रयोग मुलायम सिंह करते थे। उनका जो मैनपुरी, इटावा, ये क्षेत्र आप जाए, औरैया, यहाँ पर उनके ब्राह्मणों से बड़े बेहतर संबंध हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे टूट गया था। अब ये नए सिरे से जोड़ने का प्रयास किया गया है। इधर बीजेपी में जो हुआ है कि सब जो बीजेपी को जो ये झटका लगा है, उसका कारण यही माना जा रहा है कि ओबीसी नाराज था, ओबीसी इनको उसने वोट नहीं दिया है, तो ये उनकी तरफ बढ़ेंगे। और अरे अभी तो ओबीसी संभाल रहे थे, ये दूसरे किले पे अटैक कर दिया है अपोजिशन ने। किसने अटैक किया जी? भाई अपोजिशन ने अभी बीजेपी के ओबीसी किले में सेंध लगा के वहां कब्जा कर लिया। अब ये ब्राह्मण वाले किले पर अटैक कर दिए हैं। वो ओबीसी बचाएं कि ब्राह्मण बचाएं? अब नहीं, अब ये देखना होगा कि ये एक दूसरे के वोट जो है, जिसको जो लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए हैं, जो आकलन किए गए हैं, जो विधायकों ने बताया है, उस हिसाब से अपने एक दूसरे के वोट बैंक को जो चला गया है लोकसभा में, उसके लिए युद्ध शुरू होगा। और ये युद्ध ये क्रमवार होगा। आप देखिएगा आने वाले दिनों में कि सम्मेलन बीरेन जी भी हमारे साथ थोड़ी देर में अभी जुड़ रहे हैं। प्रयास हो रहा है, बीरेन जी सुन पा रहे हैं? और प्रयास हो रहा है बहुजन समाज पार्टी का, क्योंकि उसने भी बीरेन जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? वो भी कूदेगी इस लड़ाई में। हाँ बीरेन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज जो परिवर्तन मुझे कल देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को एलओपी बनाया है और आज बीजेपी ने भी एक ओबीसी सम्मेलन किया, इसके पीछे के कोई राजनीतिक कारण आप तलाश रहे हैं? देखिए, राजनीतिक कारण तो स्वाभाविक है कि चूंकि जातीय आधार पर सियासत होती है और जातियों के वोट के लिए नेता दलितों के घर पे खाना भी खाते हैं और अपनी जात का हवाला देकर वोट भी मांगते हैं। काम भले ही अपने जात के लोगों का मंत्री बनने के बाद, सरकार बनने के बाद लोग ना करते हो जी, लेकिन यह है कि जब विपक्ष में रहते हैं तो अपनी जात के सहारे ही अपनी राजनीति चमकाते हैं। एक चीज़ जो अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाया है, एक ब्राह्मण चेहरे के तौर पर बनाया है, तो इसके पीछे कोई ये बहुत बड़ा ऐसा तेज तर्रार नेता नहीं उन्होंने बैठा दिया कि उनके पास उनको हजारों की भीड़ इकट्ठा हो जाती हो और मंच से बहुत जोशीला भाषण देते हो। वो तो एक चेहरे के रूप में उन्होंने एक संकेत दिया है ब्राह्मण समाज के भीतर कि आपके यहाँ के एक शीर्ष लीडर को हमने सम्मान दिया है। ये एक इस तरह का खाली मैसेज है, कोई राजनीतिक चमत्कार होगा इसकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो ब्राह्मण वोटों की पूर्ति है वो पांडे जी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। एक तो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और दूसरा वो कोई बहुत ओजस्वी वक्ता नहीं है कि बहुत मास लीडर हो। वो तो सिर्फ एक ब्राह्मण समाज के सम्मान का प्रतीक बनकर रहेंगे और समाजवादी पार्टी को इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि जब विधान परिषद में लाल बहारी यादव को नेता बनाया अखिलेश यादव ने, तो उसके बाद ये साफ था कि विधानसभा में कोई दलित, कोई ओबीसी,
या कोई अगड़ा जात का आना चाहिए। और माता प्रसाद पांडे चूँकि भाई विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं, तो अखिलेश का ये जो ब्राह्मण कार्ड है इसने एक फायदा कर दिया भाजपा के नेताओं का। जो भाजपा में ब्राह्मण नेता हैं इससे उनकी थोड़ी पूंछ बढ़ जाएगी कि देखो भाई वहाँ पंडित नेता बना दिया गया है, पंडित भाग जाएगा अगर हमारा सम्मान। क्या सिस्टमैटिक एनालिसिस है वीरेंद्र जी का। तो इसमें भी बीजेपी के नेताओं को अवसर जी। वैसे विजय जी ब्राह्मण नेताओं में अगर आप प्रदेश में देखें तो ब्रजेश पाठक इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, भाजपा की ओर से वो सबसे बड़ा चेहरा है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सियासत के लिए, और वो करते भी हैं काम। एक दिनेश शर्मा भी उप मुख्यमंत्री रहे, आजकल दिल्ली में राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय नेता माने गए। अब उसके बाद बहुजन समाज में सतीश चंद्र मिश्रा रहे, वो भी काफ़ी बड़े लोकप्रिय नेता रहे और ब्राह्मणों का काफ़ी सोशल इंजीनियरिंग का एक नाम आया उनके ज़माने में। उसके बाद प्रमोद तिवारी हैं, वो चले गए दिल्ली में है, यूपी की सियासत कम करते हैं। समाजवादी पार्टी में एक और नेता उभर सकते थे जो आपके साथ बैठे हुए हैं डिबेट में, अभिषेक मिश्रा। ये भी लोकप्रियता, चूंकि ये बाहर पढ़े, विदेश पढ़े, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, अच्छी भाषा और अच्छा व्यवहार, उन्होंने अपना एक चुनाव क्षेत्र बनाया। लखनऊ से बाहर भी उनकी काफ़ी लोकप्रियता रही। लेकिन चूंकि जब विपक्ष में चली जाती है पार्टी और चुनाव में लगातार जब पार्टी बाहर रही सत्ता से, तो स्वाभाविक है कि नेताओं का आकलन ठीक से नहीं हो पाता। आज जानते हैं चूक कौन गया। अगर मनोज पांडे होते, इससे कम नहीं होती। वीरेंद्र जी, अगर आज मनोज पांडे होते सपा में तो खान साहब मुझे कह रहे थे कि शायद एलओपी वही बनते। क्यों खान साहब? हाँ, बन सकते थे। मनोज पांडे ने गए वो, तो देखिए अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अब जो सपा से गए हैं लोग, वो भाजपा में अब कितने उत्साहित हैं और कितना विधायकों में उम्मीद बची है, अब ये तो वो जाने। लेकिन दबी जुबान में ये कहते हैं, जरूर लोग सुना होगा कि वहाँ ज़्यादा अच्छा था, यहाँ तो बस खाली एक बार मुलाकात हो गई, उसके बाद से सब ऐसे चल रहा है जी। देखिए, समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक अभी बात आई थी कि एमवाई था, एमवाई फैक्टर मुसलमान और यादव। लेकिन मुलायम सिंह के जाने के बाद अखिलेश यादव ने एक नया नारा बनाया, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। ये नारा क्यों बना? जब बहुत बड़ी संख्या में दलित समाज के बड़े लीडर समाजवादी पार्टी में जुड़े और आजम खां का प्रभाव कम हुआ समाजवादी पार्टी पर, वो लगातार जेल रहे, तो जिसमें दलितों ने जो मायावती के साथ लोग रहे थे वो बड़ी संख्या में सपा में आए और वो लोकसभा में भी चुनाव जीत कर गए हैं। इंद्रजीत सरोज हैं, रामाचल राजभर हैं और तमाम सारे नाम हैं। वीरेंद्र जी, आज थोड़ा वक्त कम है, थोड़ा कंक्लूड तो करें ये तब यहाँ पर देखिए ये इम्पोर्टेंस इनका बढ़ता गया जी। अच्छा, भाजपा ने मकान दिया, राशन फ्री दिया और तमाम सुविधाएं दी दलितों को, लेकिन 24 के चुनाव में इन्हीं नेताओं की वजह से बहुत बड़ी संख्या में दलित वोट सपा के साथ चला गया। असली चिंता भाजपा की ये है, अब माता प्रसाद पांडे के एक ब्राह्मण चेहरे से आने से तो स्वाभाविक है कि एक नई चुनौती तो आ गई। और अभी जो ये उपचुनाव है 10 सीटों पर, इसका क्या असर होगा? देखिए, अखिलेश यादव के सामने एक परेशानी ये थी कि राजा भैया के मामले में ठाकुर समाज उनसे काफ़ी नाराज था, लेकिन वो नाराज़गी वो पाट ले गए। ब्राह्मण एकदम अछूता था, तो उसमें अब एक नया चेहरा उन्होंने देकर अगले समाज को भी मैसेज दिया है कि भाई हम आपके, देखिए जब मंदिर का असर नहीं कर पाए, लोकसभा के चुनाव में ऐसा संविधान का मुद्दा उठा कि मंदिर इतना बड़ा बना 500 साल बाद और वो काम नहीं कर पाया और भाजपा डाउनफॉल हो गया उत्तर प्रदेश में, तो ये तात्कालिक मुद्दों से और जातीय समीकरणों से भाजपा हारी। और क्या था इसके पीछे जी? तो सुनिएगा कि जो लोग सियासत में हो या सार्वजनिक जीवन में, हम किसी जात के लिए नहीं कहते कि वो बहुत स्वाभिमानी है या हर तरह के लोग, व्यक्ति का अपना कद होता है, अपना सम्मान होता है, उस पर एक साहित्यकार ने लिखा है, उससे वो पहचाना जाता है, उससे वो मास लीडर बनता है कि मैं जुगनू हूँ, मुझे चांद न समझा जाए और हमसे
सूरज का एहसान न लिया जाएगा और खुद अपने उजाले से ही मिटाना है अंधेरे को, और एहसानों के बोझ तले हमसे न मरा जाएगा। और शहर की आखिरी गली भी रोशन कर दूं बहुत है, जानता हूँ ये जहर अकेले मुझसे न पिया जाएगा। और वक्त लगेगा मगर देखना एक दिन मिटे अंधेरा मिटेगा और जूझने वालों का नाम इज्जत से लिया जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने ग्राउंड जीरो से फीडबैक और पॉलिटिकल ओपिनियन हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। बहन भाइयों, मेरे साथ इस कार्यक्रम में प्रियंका गुप्ता भी मौजूद हैं, यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, क्या ये आपकी पार्टी और आपके अलायंस पार्टनर की रणनीतिक चाल है कि आपने इस तरह के डिसीजंस लिए हैं कि अब आप मुद्दे छोड़ कम्युनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जहाँ तक अगर बात की जाए तो इस पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, उनका एक्सपीरियंस, उनकी सारी चीज़ें, उसके हिसाब से उनको ये पद दिया गया है। तो मैं समझती हूँ उस बात में इस बात का कोई मतलब नहीं है। पर राजनीति की अगर बात की जाएगी तो हम कहते हैं कि सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, क्योंकि सभी के अधिकारों की रक्षा, उनके लाभ की रक्षा, उनके हितों की रक्षा करनी पड़ेगी। और करनी पड़ेगी इसीलिए राहुल गांधी जी ने कहा कि जब बजट का हलवा बने तो कम से कम सब में बांटा जाए, उसमें ऐसा ना हो किसी एक ही जाति को मिल जाए। तो ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। इतनी बड़ी जनसंख्या है इस देश में, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, यहाँ युवा भी हैं, उनके हितों की रक्षा कौन करेगा? आप अग्निवीर में युवाओं को झोंक देंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। कौन सी जाति की रक्षा कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए हम। आप कह रहे हैं कि ठेले लगाइए, ठेले पे नाम लिखिए किसका है क्या नहीं है। ये कोई ये डिवाइड एंड रूल करने की राजनीति चलेगी आपके लिए? जाति मुद्दा है, और जाति मुद्दा के साथ में महिलाएं मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है, इस देश का किसान मुद्दा है, इस देश में जो छोटा रोजगार करता है वो मुद्दा है, इस देश में जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वो मुद्दा है, इस देश में जिस तरह से थानों में लूट मची हुई है वो मुद्दा है। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के एक बलिया कांड को तो आपने देखा ही होगा। वो तो एक थाना है मैडम, ऐसे सारे थानों में तो हो सकता है, क्या गारंटी है कि एक ही थाने में है? खान साहब, ऐसा क्यों है? और थानों की बोलियां लगती हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में। आपकी कम्युनिटी को ये चिमटे से भी नहीं छू रही है, सबका नाम लिया, मुसलमान नहीं बोला। इसीलिए तो हालत है आज। देखिए, मुझे लगता है कि सबका जब हमने नाम लिया तो उसमें सब है। ओके, ना आपने सबका वैसे लिया, इनकी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया। क्या है, इग्नोर क्यों कर रहे हैं? खान साहब, खान साहब बात करेंगे आपका है। मैडम प्लीज, हाँ मैं कह रहा हूँ, प्लीज। जब महिलाओं की बात देखा आपने, अब मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ तो ये इंटरप्ट कर रही है। आप देखिए इनका इंटेंशन, देखिए इनका इंटेंशन देखिए। बोलने भी नहीं दे रहे। जब मैं आपको कह रहा हूँ मुसलमानों के हक की बात, तो किस तरह को बोलने भी नहीं दे रही है। अच्छा, नहीं बोलने नहीं दे रही। आप बताइए, पूछिए। अच्छा मैडम प्लीज, नाम लिखिए, हाँ खान साहब पे नाम लिखिए। ये क्यों आज आपके ये सब लोग इंटरप्ट कर रहे हैं कि मुसलमान की बात ना करो? भाई इसीलिए तो इनकी हालत ये है, और कोई हालत थोड़ी है। देखिए, इनके ही रिजीम में जो यूपीए सरकार में, अच्छा हमारी छोड़िए ना, आपके बीच नहीं बोले, यूपीए सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, और जिसमें 62 पॉइंट रखा गया था कि मुसलमानों की दशा दलित समाज से बदतर है। 1% काम नहीं किया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अब उसी में शामिल हो गए हैं अखिलेश यादव। अच्छा, मैंने तो 3-4 बार सवाल किया, अखिलेश यादव ने, प्रोफेसर साहब तो मतलब मैं पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने आपके इशू को तो एड्रेस करने को तैयार नहीं। वही तो कह रहे हैं, मुझे आपकी बड़ी चिंता है। पीडीए का कोई मतलब ही नहीं बता पा रहे हैं, और कह रहे हैं किसके सिक्के के पहलू हैं, ये भी तो पूछिए, ये किस सिक्के के पहलू हैं? अब ना बोले बीच में। हाँ देखिए, सवाल इस बात का है कि जब आपने पीडीए बनाया और जब आपने कहा कि इसमें ये जातियां रहेंगी, तो हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। पीडीएम बनाते तब आपका नंबर आता, ऐसे तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। नहीं, कुछ भी इसीलिए तो ठगे जाएंगे ना, अब अगले चुनाव में ठगे जाएंगे ये। और एक बात और कही प्रोफेसर साहब ने, मेरिट तो मेरिट पे वही बात मैं कह रहा हूँ ना, अभी महबूब अली भी तो मेरिट में है। हाँ बिल्कुल है। क्या कितने बार के, अरे कमाल कर दिया ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं, इतने बार के विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं। वही कमी थोड़ी है, पर वो तो मेरिट उसमें खोज रहे हैं, पांडे जी में। हाँ, पांडे जी में खोज रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात का, फिर वही मैं कह रहा हूँ, सेकंड राउंड में आपको दब गए हो। नहीं, दब नहीं गए हैं, मैं कह रहा हूँ फिर बात कि दलित, पिछड़ा और मुसलमान का हक मिलना चाहिए, और ये हक छीन रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग, छीन रहे हैं। ये तो मुसलमान नाम लेने को तैयार नहीं है, ये तो मुसलमान का नाम भी लेने को तैयार नहीं। कौन? यही इनके वहाँ दो एमएलए हैं। आप तो लड़े बोले भी नहीं, हम तो उन्हीं के लिए लड़ते हैं। आप दो, हमारे तो सब किसान जाति में तो सब शामिल हैं।
दो एमएलए इनके वहाँ हैं, वो कैसे हैं जब समाजवादी पार्टी के साथ मिल के लड़े थे। क्या अब बताओ ना, मुसलमानों को हक दो। अब उनसे हमें सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत है नहीं, वो अपने यहाँ का सर्टिफिकेट देखें जिनकी वकालत कर रहे हैं, जो विश्लेषक। तो आज आप अच्छा खासा गाड़ी लेके जा रहे थे, खान साहब अपना टेम्पो भी नहीं, वो बेकार, वो अपना टेम्पो। आपकी गाड़ी डिरेल हो गई। हमारी गाड़ी डिरेल नहीं है, हमारी गाड़ी बिल्कुल मुद्दों पे चल रही है। हम लोगों ने, हमारे एनडीए का बजट आया है, बेरोजगारी के लिए कितने उपाय किए गए हैं, कौशल विकास के लिए कितना बजट दिया गया है, किसानों के लिए कितना बजट दिया गया है, 7 लाख रुपया मिलेगा, किसानों के लिए कितना बजट दिया गया है, किसानों को सुविधा मिलेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, एमएसपी में क्या हुआ, और वो सब मिलेगा, सब किसान को उसका जो समर्थन मूल्य है वो मिलेगा। आप देखते जाइए, अभी आप देखते जाइए कितना क्या मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बजट में देखेंगे साहब। बजट आया, पहला बजट आया, उसमें किसानों का मामला साफ। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त का अभाव, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। इस डिबेट को फिर किसी दिन आगे बढ़ाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में मेरे साथ शरीक रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का दिन अच्छा रहा होगा और कल बेहद शानदार होगा। नमस्कार।